आज है 11 जनवरी। तो आपने शायद ही सोचा होगा कि आज के दिन क्या ही खास होगा। आज से 57 वर्ष पहले सन 1966 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सोवियत संघ के ताशकंद शहर में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी की मृत्यु अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई थी, जिनका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। तो इसलिए उनकी मौत के पहलू के बारे में सबको पता होना चाहिए था। लेकिन मुझे ये कहते हुए काफ़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे देश में अगर किसी अभिनेता की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन जो सही मायनों में देश के लाल थे, उनकी पुण्यतिथि पर कोई उनका जिक्र तक करना ज़रूरी नहीं समझता। शास्त्री जी सिर्फ 19 महीनों तक देश के पीएम थे, लेकिन उन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया में भारत की ताकत का एहसास करा दिया था। आखिर शास्त्री जी की मौत इतनी रहस्यमय क्यों थी? ज़्यादातर रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो उनकी डेथ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो बने रहिए वीडियो में, हम पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझते हैं। फैक्ट नंबर 10। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो कि भारत चाइना युद्ध से महज 3 साल बाद हुआ था। लेकिन इस बार देश की कमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में थी। अगर शास्त्री जी के युद्ध में इरादों की बात करें तो उनका ये ऐतिहासिक भाषण ही काफ़ी था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फैक्ट नंबर 9। इस युद्ध में भारत की सेना पीओके छोड़िए लाहौर तक पहुंच गई थी। इससे पहले चीज़ें और बिगड़ जाती, यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले में इंटरफेयर किया। ये कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो रूस में भी हम दुनिया में शांति फैला सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए जनवरी 1966 को ताशकंद शहर में एक सम्मेलन भरवाया, जहां भारत और पाकिस्तान को इनवाइट किया गया। जहां भारत की तरफ से शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से जनरल आयूब खान ने ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक दोनों पक्ष को युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौटना होगा। तो ये समझौता खत्म होने के बाद रात 8 बजे एक पार्टी हुई। पार्टी के बाद 10 बजे शास्त्री जी अपने स्वीट में आए, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, और उस समय उनके साथ ये सब लोग थे। 12 बजे के आसपास शास्त्री जी से मिलने कुछ मीडिया वाले आए थे। तब उनकी ये आखिरी वीडियो ली गई थी, जिसमें वो अपनी रूम में टहलते हुए दिखाई दे रहे थे, और ये आखिरी बार था जब शास्त्री जी को जिंदा देखा गया था। फैक्ट नंबर 8। तो रात 1:30 बजे तक बाकी लोग जो शास्त्री जी के साथ थे वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन शास्त्री जी को भारत लौटना था। जब सब लोग सोने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा शास्त्री जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो कुछ तकलीफ में हैं। तो शास्त्री जी ने कहा, डॉक्टर, और वो एकदम से लड़खड़ा गए। तो सबने उनको संभाला और उतने में ही डॉक्टर चुग भागे भागे आए। उन्होंने शास्त्री जी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया और जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, लेकिन शास्त्री जी को बचाया नहीं जा सका। तो सवाल है, इतना बड़ा लीडर एक दूसरे देश में अपने कट्टर प्रतिस्पर्धी के साथ शांति समझौते पर दस्तखत करता है और अगले दिन गुजर जाता है, लेकिन फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्यों? फैक्ट नंबर 7। पार्लियामेंट में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने शास्त्री जी के रहस्यमय मृत्यु पर सवाल उठाए थे कि क्या उनके रूम में फ़ोन या बजर नहीं था? आखिर क्यों उन्हें पर्सनली उठकर दूसरों के रूम तक जाना पड़ा? क्या शास्त्री जी कुछ बताना चाहते थे? तो इस पर विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने जवाब स्वरूप में बताया कि शायद शास्त्री जी इतनी रात को अपने साथियों को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ना फ़ोन किया और ना ही बजर दबाया। फिर इसके बाद फ़ोन या बजर को लेकर पार्लियामेंट में कभी भी चर्चा नहीं हुई। फैक्ट नंबर 6। शास्त्री जी के डेथ के बाद ब्लिट्स नाम के एक टैबलॉइड ने शास्त्री जी का आखिरी लेटर प्रिंट किया, जिसमें पाकिस्तान के बारे में पीस की बात की गई थी। बाद में पता चला कि ये लेटर नकली था,
जिसे शास्त्री जी ने कभी लिखा ही नहीं था। तो जिसने भी इस नकली लेटर को फॉर्ज किया था उसको शायद ये पहले से ही पता था कि ये लेटर फेक है, ये कहने के लिए पीएम कभी भारत लौटेंगे ही नहीं। तो पार्लियामेंट में श्री आबिद अली ने सवाल उठाया कि हम रिकॉर्ड्स में जाकर इसका सीरियल नंबर निकाल सकते हैं तो ये पता चल जाएगा कि ये लेटर असली है या नहीं। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही चेयरमैन सर ने कहा, द क्वेश्चन आवर इज़ ओवर। बाद में इस फेक लेटर के बारे में इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया कि इस विषय में कोई इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सवाल है कि पीएम का नकली लेटर फोर्ज होने के बाद भी इंदिरा गांधी जी ने इस विषय को इतने हल्के में लिया। फैक्ट नंबर 5, 1970 में ये मुद्दा फिर से तब उछला जब महावीर प्रसाद भार्गव जी ने सरकार का एक झूठ पकड़ लिया। जब सवाल उठा था कि शास्त्री जी के रूम में फ़ोन था या नहीं, तो सरकार ने कहा था कि उनके स्वीट में 2 फ़ोन थे, लेकिन स्वीट में लगभग 3-4 कमरे होते हैं। तो जिस रूम में शास्त्री जी थे वहाँ पर फ़ोन नहीं था। इसका मतलब था उनके रूम में फ़ोन ना होने के बाद बिल्कुल ठीक थी। अब एक कॉमन सेंस वाली बात, अगर एक देश की पीएम की दूसरे देश में अचानक से डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ था। रशियन इंटेलिजेंस ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम ऑफर किया था, लेकिन उनके ही इन भारत के साथियों ने इस ऑफर को मना कर दिया। तो सवाल है कि शास्त्री जी की इतने रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने के बाद भी हमारे इन मिनिस्टर्स ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 4, ताश्कंद में जो शास्त्री जी को कुक दिया गया था जान मोहम्मद, जो कि एम्बेसडर टीएन कॉल का कुक था, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। जान मोहम्मद ने ही शास्त्री जी का आखिरी मील बनाया था, फिर भी भारत में किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी सवाल नहीं उठाया। 4 अप्रैल 1970 में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो बता सके कि जान मोहम्मद के कैरेक्टर में कुछ खोट हो। लेकिन बाद में 1998 में जान मोहम्मद के साथ जो रशियन कुक था उसने एक इंटरव्यू में बताया कि सारे कुक्स को शास्त्री जी के डेथ के 3-4 घंटे के अंदर ही रशियन इंटेलिजेंस ने अरेस्ट किया था, ये कहकर कि उन्होंने ही शास्त्री जी को जहर दिया था। तो सवाल है, जान मोहम्मद के अरेस्ट की बात भारतीय एम्बेसडर टीएन कॉल ने छिपाई। फैक्ट नंबर 3, शास्त्री जी मरने से पहले बार बार पानी वाले फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे। जब उन्हें फ्लास्क में पानी दिया गया तो उन्होंने पीने से मना कर दिया। लेकिन ज़्यादा शक वाली बात ये थी कि शास्त्री जी के शव के साथ उनका सारा सामान भारत लाया गया था, सिवाय उस फ्लास्क के। तो सवाल है, आखिर क्यों उस फ्लास्क को वापस भारत नहीं लाया गया। शास्त्री जी के डेथ के सिर्फ 2 इंडियन आई विटनेसेस थे, रामनाथ और डॉक्टर चुग, और दोनों की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसमें शक वाली बात यह है कि 1977 में खबरें चल रही थी कि शास्त्री जी के डेथ के बारे में इंक्वायरी होने वाली है। तो उन दिनों इमरजेंसी के ख़त्म होते ही इलेक्शन होने वाले थे, तो सबको पता था कि कांग्रेस तो पक्का हारने वाली है। तो जस्ट इलेक्शन के 7-8 दिन पहले डॉक्टर चुग की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो सवाल है कि इंक्वायरी होने की बात चर्चा में आते ही कुछ ही दिनों में जो आई विटनेस थे उनकी डेथ होना, ये सिर्फ एक्सीडेंट था या सोची समझी साजिश। फैक्ट नंबर 2, जब उनके शव को भारत लाया गया तब उनके बॉडी पर काले और नीले रंग के निशान थे। उनके बॉडी के पास किसी फैमिली मेंबर तक को आने नहीं दिया। जब उनकी वाइफ ने इन निशानों के बारे में पूछा तो उनके पूरे चेहरे पर चंदन लगाया गया ताकि ये निशान ढक जाए। उनके गर्दन के पीछे और पेट पर कट और खून के निशान थे। ये कट वाली बात जब शास्त्री जी के मीडिया एडवाइज़र कुलदीप नैयर को पता चली तो उन्हें शक होने लगा। उनका ये शक तब और बढ़ गया जब टीएन कॉल ने फ़ोन किया। अब ये यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त।
कभी आप बयान को नहीं देते। मैंने किस बात का? तो आपको तो पता है कि शास्त्री जी डाइड ऑफ नेचुरल डेथ। मैंने कहा हाँ, लेकिन उस दिन से मुझे शक शुरू हुआ। मैंने कहा इसने क्यों मुझे फ़ोन किया और क्यों मुझे कहता है कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया कि आप तो बयान दीजिए, क्योंकि आपका बयान होगा तो लोग जानते हैं कि आप शास्त्री जी का। मैंने बयान तो नहीं दिया, लेकिन उसे मुझे शक शुरू हुआ। तो सवाल है कि आखिर क्यों टीएन कॉल बार बार कुलदीप नैयर को प्रेशराइज कर रहे थे ये कहने के लिए कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई थी। फैक्ट नंबर 1, अनुज धर ने 2009 में शास्त्री जी के डेथ की ऑफिशियल रिपोर्ट्स मांगी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है जो वो उन्हें नहीं दे सकते। विदेश मंत्रालय ने तो ये कह दिया कि उनके पास संबंधित विषय में कोई जानकारी नहीं है। इधर देश का पीएम किसी और देश में मर जाता है और विदेश मंत्रालय कहता है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। फिर बाद में इन पर प्रेशर डाला गया तो कहते हैं कि इनके पास जो रिपोर्ट्स है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए इन रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। तो सवाल है कि आखिर क्यों विदेश मंत्रालय ने पहले झूठ बोला? ऐसा क्या है उन रिपोर्ट्स में? जहां एक तरफ हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रख रही है, तो दूसरी तरफ केजीबी और CIA दोनों ने इस मामले के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं। तो इसकी मदद से शास्त्री जी की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। लेकिन हमारे ही खुद के देश में हमारे पीएम की डेथ कैसे हुई ये समझना ज़रूरी नहीं समझा। शास्त्री जी की डेथ के बारे में सच क्या है ये किसी फाइल्स में दबा हुआ है, लेकिन किसी भी सरकार ने इन फाइल्स को पब्लिक नहीं किया है। क्या हमें सच जाने तक का हक नहीं है? क्या सत्यमेव जयते सिर्फ कहने के लिए है? आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, तो क्या हम उनके डेथ के 57 साल बाद उनका सच सामने ला सकते हैं, उन्हें जस्टिस दिला सकते हैं? और यही शास्त्री जी के लिए होगी असली श्रद्धांजलि। धन्यवाद।